तीर्थ स्थानों में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को दिखाई हरी झंडी। सीएम ने की मिशन की तारीफ, कहा कई सालों से दिव्यांगजनों के हित के लिए मिशन कर रहा काम। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने नैनीताल के राजकीय अस्पताल का किया निरीक्षण। भर्ती मरीजों और तीमारदारों से जाना उनका हाल चाल। सभी भर्ती मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन के 3 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत। देश भर से आए कई किसान चिंतन शिविर में शामिल। सरकार से की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग। और विकासनगर की खोदरी पावर हाउस में एक मशीन में लगी आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। दमकल विभाग ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस के विधायकों ने सेवा अधीनस्थ चयन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलकर सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी का कहना है कि सेवा अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा जो भी परीक्षाएं करवाई जा रही हैं, उनमें पूरी तरीके से धांधली देखने को मिल रही है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सेवा अधीनस्थ चयन आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं करा रहा है। युवाओं को और भर्ती घोटाले को लेकर उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के में नियम 58 में चर्चा करी है और मुझे उम्मीद नहीं है कि सरकार कुछ करेगी। मैं आप लोगों के सामने ये सारे प्रूफ साझा कर रहा हूं। आप समझिए, क्या सरकार के पास 80,000 युवाओं का एक दिन में एग्जाम कराने का इंतजाम नहीं है? यही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पीसीएस प्री के एग्जाम में 2,58,000 युवाओं को एक दिन में एग्जाम कराती है और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 80,000 को 18 दिन में कराती है। उनमें से 332 क्वेश्चनों को डिलीट कर दिया जाता है क्योंकि उनके जिन लोगों से वो मिले हुए हैं उनको फायदा मिले। उसके पूरे प्रूफ हमारे पास हैं। ये बेरोजगार युवाओं ने प्रूफ दिया है। जो उत्तराखंड के वेबसाइट पे चल रहा है वो सवाल सही था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार से उन्होंने अपने विषय उठाया, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण उनका विषय था, लेकिन जिस प्रकार से अभी तक कार्रवाई की गई है और उसमें भी जो हमारे हाई कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, लगातार उसी अनुरूप कार्रवाई हमारे अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से हुई है। और मैंने भी अपने जवाब में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, उन्होंने कहा साहब कुछ प्रश्नों के जो है उत्तर दूसरे दिखाई दे रहे हैं और उसमें निश्चित रूप से जो विशेषज्ञ हैं, 3 विशेषज्ञ उस प्रश्न के बारे में अपना निर्णय लेते हैं और उसके आधार पे उसका उत्तर माना जाता है और वो यहाँ हुआ भी है। अब ठीक है, कुछ बातें क्योंकि विपक्ष है, सवाल उठाए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई की जानी चाहिए वो कार्रवाई की जा रही है। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पेयजल और सीवर की समस्याओं को लेकर एक अहम बैठक ली, जिसमें पेयजल निगम और जल संस्थान के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने खुले में बह रहे सीवर अपशिष्ट को सीवर लाइन से कनेक्ट किए जाने के निर्देश भी दिए। साथ ही साथ राजपुर क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान करने के लिए शिखर फॉल पर अलग से टैंक बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मानसून से पहले पेयजल की समस्या का समाधान कर लिया जाए। नैनीताल के राजकीय बीडी पांडे अस्पताल का राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने निरीक्षण किया। कई वार्डों में भर्ती मरीजों का उन्होंने हालचाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
उन्होंने भर्ती मरीजों को उपलब्ध कराई जाने वाली तमाम व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश अस्पताल प्रबंधन को दिए। और अब देहरादून से बड़ी खबर, परिवहन मंत्री चंदन रामदास की तबीयत बिगड़ी है। सदन में सवाल जवाब के बीच परिवहन मंत्री की तबीयत बिगड़ी है, ये जानकारी सामने आ रही है। दून अस्पताल से मैक्स अस्पताल फिलहाल उन्हें रेफर कर दिया गया है। कार्डियक के चलते सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। आज विधानसभा सत्र के दूसरे दिन चंदन रामदास का सवालों के जवाबों का दिन था, यानी मंत्री चंदन रामदास को अपने विभाग के तमाम वो जवाब देने थे जिस पर सवाल विधायकों ने किए थे। हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। जी कैलाश, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है परिवहन मंत्री की सेहत को लेकर? विवेक, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरीके से सदन की जो कार्रवाई चल रही थी उस दौरान आज कुछ चेहरे से जो भाव उनके बता रहे थे वो तबीयत ठीक लग नहीं रही थी। सुबह ही भी जब हमने उनको देखा था जब वो सवालों के जवाब दे रहे थे और अचानक आज उनकी सांस लेने में उनको दिक्कत यहाँ पर महसूस हुई, जिसके चलते उनको दूर अस्पताल रेफर किया गया जो सरकारी अस्पताल है। और वहां से भी फिर डॉक्टरों ने उनको मैक्स अस्पताल जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां के लिए रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों से जो जानकारी यहाँ पर जो पर्सनल उनकी टीम से जो प्राप्त हुई है वो इतनी हो पाई है कि उनको फिलहाल एडमिट कर दिया गया है। और क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री हैं तो जाहिर तौर पर उनका एक बुलेटिन भी यहाँ पर, हेल्थ बुलेटिन यहाँ पर जारी किया जा सकता है हॉस्पिटल द्वारा। और जो जानकारी अभी मिल पाई है तो उनको थोड़ी बुखार की तकलीफ बताई जा रही थी। सुबह से ही वो कह रहे थे कि उनको सांस लेने में कुछ तकलीफ है, सफोकेशन यहाँ पर हो रहा था। कार्डियक को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब ये पुष्टि मैक्स अस्पताल के डॉक्टर ही कर पाएंगे कि कार्डियक उनको प्रॉब्लम थी या फिर जो बुखार है और सांस लेने की जो तकलीफ थी उसकी, ये पुष्टि अभी थोड़ी देर में हो पाएगी। चलिए, शुक्रिया कैलाश तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट ने बताया कि परिवहन मंत्री जिन्हें मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इसके बाद उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा। और चलिए अब रुक करेंगे खबरों की ओर। लोहाघाट के रोडवेज बस अड्डे के पास देवदार बनी में किए जा रहे सरकारी भूमि में अतिक्रमण की शिकायत सामने आई है। रोडवेज के एडीएम नरेंद्र कुमार गौतम ने प्रशासन से इसकी शिकायत भी की और मामले का संज्ञान लेते हुए लोहाघाट की एसडीएम रिंकू बिष्ट ने अतिक्रमण को ध्वस्त करने के आदेश दिए, जिसके बाद लोहाघाट के तहसीलदार विजय गोस्वामी के नेतृत्व में राजस्व विभाग, नगर पालिका और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और देवदार बनी में टैक्सी स्टैंड के लिए प्रस्तावित सरकारी भूमि में किए जा रहे अतिक्रमण को ध्वस्त किया। एआरएम साहब ने एक अतिक्रमण का वीडियो डाला था हमारे लोहाघाट एडमिनिस्ट्रेशन वाले ग्रुप में। उसका संज्ञान लेते हुए मैंने राजस्व निरीक्षक लोहाघाट और टीम साहब को इसकी जानकारी दी और अभी वो जितना अतिक्रमण किया गया था वो सब ध्वस्त कर दिया गया है। तो सभी भी अगर ऐसे अतिक्रमण नगर अंतर्गत आएंगे तो उन पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। महोदय के निर्देश के अनुसार जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो है जारी है और राजस्व विभाग की टीम जो है यहाँ मौजूद है। ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। गदरपुर में ब्लड बैंक की मांग को लेकर ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी को खून से लिखा पत्र दिया गया। ये पत्र ब्लड मैन कहलाने वाले व्यापारी मंडल के महामंत्री संदीप चावला ने लिखा है। चावला शहर में लंबे समय से ब्लड बैंक की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सामुदायिक सभासद के प्रतिनिधि संजीव झाम सहित कई लोगों के साथ प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक सांकेतिक धरना भी दिया और सभी के सामने अपना रक्त निकालकर डीएम को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा।
बैंक की मांग लगातार चली आ रही है, जिस पे प्रशासन द्वारा गदरपुर में मिनी ब्लड बैंक शुरू करने के लिए सारे उपकरण इत्यादि भेज दिए गए। कमरा मिनी ब्लड बैंक का तैयार कर दिया गया, लेकिन पिछले 2 सालों से उस ब्लड बैंक पे ताला लटका है। प्रशासन से कई बार मांग की गई कि इस ताले को तो खोलकर यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति की जाए और मिनी ब्लड बैंक को प्रारंभ किया जाए। आज से 2 महीने पहले भी हमने सांकेतिक धरना दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने आज 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर अपने रक्त से पत्र माननीय जिलाधिकारी को लिखा है और उस जिलाधिकारी जी से मांग करते हैं कि वे जो है तत्काल प्रभाव से गदरपुर में मिनी ब्लड बैंक शुरू करें ताकि लोगों के जीवन बचाया जा सके। उधम सिंह नगर के खटीमा में आखिरकार वन विभाग ने रहवासी गांवों में आतंक मचा रहे बाघ को पकड़ लिया। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और पशु चिकित्सकों की टीम की मदद से वन विभाग को बाघ पकड़ने में सफलता मिली। सुरई वन क्षेत्र के सीमांत गांव में बाघ ने अपना आतंक मचा रखा था। वहीं वन विभाग भी घटना के बाद से ही पिंजरा लगाकर कैमरा ट्रैप और ड्रोन के जरिए बाघ को पकड़ने में लगा था। बाघ को ट्रैंकुलाइज की मंजूरी मिलने के बाद 4 घंटे की कड़ी मशक्कत में पिंजरे में कैद कर लिया गया। व्यक्ति घास काटने गया था जिसका नाम रोहित था, जिसको बाघ द्वारा मार दिया गया था। इसमें पुष्टि हुई थी कि इसको बाघ द्वारा मारा गया। उसके पश्चात से हम लगातार इस बाघ के ऊपर निगरानी कर रहे थे और इसकी लोकेशन हम ट्रेस कर रहे थे। उच्च अधिकारियों द्वारा इसे पिंजरा लगाकर पकड़ने की परमिशन दे दी गई और उसी क्रम में हमने इसे पिंजरा लगाकर इसकी पकड़ने का प्रयास किया। सफलता मिलती गई और हमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिली और उसमें इसकी एग्जैक्ट हमें आइडेंटिटी मालूम हो गई। लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हम इसको ट्रैंकुलाइज करने में सफल रहे। तत्पश्चात रेस्क्यू कर हम इसके आगे की कार्रवाई करने का क्रम जारी रखते हैं। लोहाघाट में रोडवेज बस स्टैंड पर खाई में गिरे एक यात्री को पुलिस कांस्टेबल ने यात्रियों की मदद से बाहर निकाला। गनीमत रही कि यात्री बीच में ही पेड़ से लटक अपने आप को गिरने से बचाता रहा, नहीं तो उसे बचाना बड़ा ही मुश्किल था। बता दें, बस स्टैंड के पीछे साइड रेलिंग ना होने से यात्रियों के गिरने का खतरा बना हुआ है। इससे पहले भी 1-2 हादसे हो चुके हैं। इस पर लोगों ने प्रशासन और नगर पालिका से रेलिंग लगाने की मांग की है। सौंदर्यीकरण का काम होने के बावजूद यहां यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलिंग नहीं बनाई गई। या रोडवेज वाले हैं जो भी है तो यहाँ पर रेलिंग लगाया जाए, क्योंकि आए दिन जो है यहाँ पर गिरते रहते हैं। कोई टॉयलेट के बहाने जाते हैं नीचे को तो गिर जाते हैं। जैसे कि अभी ये कुछ देर पहले एक हादसा हुआ था जिसको हमने अभी रेस्क्यू करके नीचे से लाए। यदि उसको कोई देखते नहीं तो वो सीधे नीचे नदी में गिर के चला जाता, इसलिए उसका रेस्क्यू करके लाया। और हमारा यही कहना है कि रेलिंग होना बहुत अत्यंत जरूरी है। नैनीताल से करीब 15 किलोमीटर दूर बसे कैंची धाम मंदिर में बड़े धूमधाम से नीम करौली महाराज का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया। भवाली अल्मोड़ा मार्ग पर यह मंदिर बना हुआ है, जहां हजारों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शन करने पहुंचे। कैंची धाम मंदिर से कई चमत्कार जुड़े हुए हैं। बीते 2 सालों से कोरोना के चलते नीम करौली महाराज का जन्मोत्सव बड़ी सादगी से मनाया जाता है। वहीं इस बार 1 हफ्ते पहले ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था। तो नैनीताल की तस्वीरें, कैंची धाम मंदिर पर भक्तों की भारी भीड़ लगी। बड़े ही धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया गया। नीम करौली महाराज का 58वां स्थापना दिवस। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ स्थानों में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता अभियान का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मिशेल हील एनवायरमेंट एंड सोशल कॉज फ्रॉम पेस पीपल ट्रस्ट ने दिव्यांग जन प्रेरणा 2022 के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया। यह ट्रस्ट कई सालों से दिव्यांगों के लिए काम कर रहा है। इस मौके पर सभी ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की शपथ ली। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी उसका उल्लेख किया था कि सभी धाम हमारे स्वच्छ होने चाहिए और ऐसे स्थान पर जो धार्मिक कार्यक्रम के लिए आते हैं, धार्मिक अपने कामों के लिए आते हैं,
उन सभी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पर दिव्यांगजनों ने आज इस गौरीकुंड से लेकर रामबाड़ा तक की यात्रा करने का जो है निर्णय लिया है, जिससे कि वो साफ सफाई के साथ साथ लोगों को जागृति का अभियान भी चलाएंगे और जो एक आचरण होता है यात्रा का, उस आचरण का भी सबका स्मरण करवाएंगे। केदारनाथ के पैदल मार्ग पर प्लास्टिक को रोकने के लिए प्रशासन ने एक अनूठी पहल शुरू की है, जिसके तहत प्रशासन ने एक सामाजिक संस्था के साथ पैदल मार्ग से धाम तक 65 दुकानों पर QR कोड वाली बोतल बंद पानी दी है। यात्रियों से इन बोतलों की खरीद पर 10 रुपए अतिरिक्त लिए जा रहे हैं। खाली बोतल वापस लाने पर यात्रियों को 10 रुपए वापस लौटाए जा रहे हैं। यही नहीं, यात्री बोतल को फेंक देते हैं तो उसे एकत्रित करने वाले को भी 10 रुपए इनाम में दिए जा रहे हैं। कपाट खुलने के बाद से अभी तक 3000 खाली बोतलें एकत्रित की गई हैं। इन बोतलों को जल्द रिसाइकिल के लिए भेजा जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन के साथ रन किया है, जिसमें यात्री को 10 रुपये देने पड़ते हैं अगर वो बोतल पे QR कोड होता है, और बोतल यूज़ करके वापस अगर कलेक्शन पॉइंट पर डिपॉजिट करे तो उसको वापस 100 रुपये प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति अगर कोई ग्राउंड पे ऐसी पड़ी बोतल मिले तो उसको भी कलेक्ट करने के लिए भेज सकता है। इससे एक तरीके की इकोनॉमी जनरेट होती है और हमारा जो वेस्ट है वो ऑटोमेटिकली कलेक्शन पॉइंट पर पहुँच जाता है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान खाद्य मंत्री रेखा आर्या द्वारा चलाई जा रही अपात्र को ना और पात्र को हाँ मुहिम के नियम 58 के तहत चर्चा की गई। नियम 58 के अंतर्गत विपक्षी विधायकों ने कई सवालों को विधानसभा पर उठाया। मंत्री ने विपक्षी विधायकों के सवालों की जानकारी भी दी। बताया कि विपक्षी विधायक जिस विषय को सदन के पटल पर उठा रहे हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि जिस तरह परिवार के सदस्यों की मासिक आय 15,000 से ज्यादा है, जिनके पास 4 पहिया वाहन या जिन परिवारों के पास 2 हेक्टेयर सिंचित भूमि है, ऐसे परिवार नए नियमों के तहत अपात्र होंगे। मेरा कहने का मतलब ये था कि भाई यदि हमारा अभियान गलत होता तो शायद चुनाव में उसका परिणाम कुछ और होता। चुनाव का परिणाम साफ बताता है कि अभियान भी पैरेलल चल रहा था, चुनाव भी पैरेलल चल रहा था, और आखिरकार अभियान को लेकर जो स्वीकार्यता थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी के जीत के साथ में सुनिश्चित होती है। जो हताशा और निराशा है वो जो है केवल और केवल कांग्रेस में थी, ये हमने बताने का काम किया। इसके अतिरिक्त जो पात्रता की थी वो क्राइटेरिया कांग्रेस गवर्नमेंट में कांग्रेस के द्वारा तय किया गया था। हमारी ओर से AC या 4 गाड़ी का कहीं भी जीओ में जिक्र नहीं है। हमारी ओर से साफ जिक्र ये है कि 15,000 से नीचे आय वाला व्यक्ति जो है वो पात्र की श्रेणी में है, 15,000 से ऊपर वाला आय व्यक्ति वो अपात्र की श्रेणी में है। वह अपना पीला राशन कार्ड बना सकता है, लेकिन गुलाबी और सफ़ेद राशन कार्ड उन्हीं व्यक्तियों के बनेंगे जिनकी आय 15,000 रुपये से नीचे है। तो ये स्थिति स्पष्ट करी गई है और ये बताया गया है कि जनता के बीच में इस अभियान को लेकर स्वीकार्यता है। जनता आज ये कह रही है कि हम पात्र हैं, हमें इसका अधिकार दिलाने के लिए खाद्य विभाग को धन्यवाद हम लोग देते हैं। जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में विश्व रक्तदान दिवस पर मंगलवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजकीय नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर की छात्र छात्राओं ने रक्तदान कर लोगों को जागरूक किया और कहा कि रक्तदान से स्वास्थ्य संबंधी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। रक्तदान से जरूरतमंद मरीजों को जीवन दान दिया जा सकता है। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर SP कुड़ियाल और ACMO डॉक्टर उमा रावत ने चिकित्सकों, चिकित्सा स्टाफ और नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं को शपथ भी दिलाई। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने मीट की दुकानों का औचक निरीक्षण किया और वहां पाई गई कमियों को लेकर कार्रवाई भी की। बताते चले कि काफी समय से मीट की दुकानों में अनियमितताओं को लेकर लगातार मसूरी में शिकायतें आ रही थी, जिसको लेकर मसूरी के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आभास सिंह ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मीट की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई दुकानों पर अनियमितताएं भी पाई गई। मुझे लोगों से शिकायत आई थी कि इनके द्वारा जिंदा मुर्गा रखा जा रहा है और उसको काटा जा रहा है। तो मौके पर फिजिकली मैं स्वयं आया हूं और
अंदर में इनके जिंदा मुर्गा पाए गए हैं, जो कि नियम के विरुद्ध है। तो नियमतः जो भी कार्रवाई होगी वो इनके खिलाफ की जाएगी। रुड़की में मेयर गौरव गोयल ने अपनी वायरल फर्जी ऑडियो की जांच रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले का खुलासा किया और कहा कि जांच में साफ हो गया है कि ये आवाज उनकी नहीं है। इसे लेकर झूठा प्रचार किया गया। कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष सुबोध गुप्ता ने मेयर के ऊपर फर्जी ऑडियो का मुकदमा दर्ज कर विवादित जमीन को सही ठहराने का दबाव बनाया। कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। एक ऑडियो जिसके अंदर अनेकों कटिंग्स की गई, किसी के द्वारा मिमिक्री करके एक ऑडियो तैयार की गई, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया। वो ऑडियो कहाँ से आई किसी को नहीं पता, उसका सोर्स क्या था, उसमें दूसरी पक्ष की तरफ से कौन बोल रहा है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। मैंने स्वेच्छा से पुलिस के सामने इच्छा रखी कि इस फर्जी जो ऑडियो बनाई गई है, जिसको मेरा नाम दिया जा रहा है, इस ऑडियो के बारे में आप फॉरेंसिक जांच कराएं, मेरा वॉइस सैंपल ले। मैंने स्वेच्छा से अपनी इच्छा से उसमें वॉइस सैंपल दिया। वॉइस सैंपल देने के बाद में उसकी जो रिपोर्ट आई वो गलत तरीके से प्रचार और प्रसार उसका किया जा रहा है। उसकी रिपोर्ट में साफ लिखा है संभावित समानता, यानी कि मिली जुली आवाज़। उसमें कहीं स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है कि आवाज़ गौरव गोयल की है, मेरी है। निश्चित रूप से जिसने मिमिक्री करी है उसकी आवाज़ को समान संभावित आवाज़ बताया है फॉरेंसिक रिपोर्ट ने, यानी कि मिली जुली आवाज़ बताया है, जिसके अंदर अनेकों 15 से 20 क्लिपिंग ऐसी हैं जो बना करके उसके अंदर जोड़ी गई हैं, मिमिक्री करके आवाज़ बना करके उसके अंदर जोड़ी गई हैं। मैंने स्वेच्छा से वॉइस सैंपल दिया है और मुझे कानून पर पूर्ण विश्वास है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी और कानून इसमें अपना काम करेगा। लोहाघाट में नेपाल सीमा से लगे चौडला गांव के रहने वाले एक व्यक्ति की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। 26 साल के हयात राम की इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल जहरीला पदार्थ खाने के कारणों का पता नहीं चल सका है। मृतक दिल्ली में नौकरी कर रहा था, जो पिछले 2 महीने से अपने गांव आया हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पॉइजनिंग का केस आया, डेड था वो, डॉक्टर कीर्तिका सती द्वारा देखा गया है। पंचेश्वर कोतवाली पंचेश्वर के लिए इनका गाँव चौटला पड़ता है, नाम हयात सिंह है, 36 है। पीएमपी कार्रवाई के लिए पंचनामा नहीं आया है। जैसे पंचनामा आ जाएगा, डॉक्टर बोला हमारे बहुत देर से वेट कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष को दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व ने युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बनाया था, जिसे लेकर पिथौरागढ़ कांग्रेस में काफी उत्साह था। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़ और मिठाई वितरित कर खुशियां मनाई थी। राष्ट्रीय सचिव बनने के बाद जब पहली बार ऋषेंद्र महर का पिथौरागढ़ आगमन हुआ, तब विशाल गाड़ियों की रैली निकालकर यहां पर कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। पिथौरागढ़ विधायक मयूख मेहर ने भी उन्हें बधाई दी। रुड़की के ढिलमजरा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि महिला के पति के युवती से अवैध संबंध थे, जिसकी जानकारी उसे 2 महीने पहले लगी थी। इसके बाद से आए दिन पति पत्नी में विवाद शुरू हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। लड़की की शादी करी थी जी, कल उसकी मौत मारी गई जी। वहाँ एक वो लड़की के चक्कर में लगा हुआ जी, वो लड़का उस लड़की के चक्कर में आने के उसने हमारी लड़की मार दी जी। 3 बजे उसने अपनी मम्मी से बात करी, 3:30 बजे हमारे पास उसके मरने की खबर डाली जी। सूचना उसके चाचा ने दी जी, हमें लड़के के चाचा ने। हम तो इंसाफ चाहते हैं सर। और फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।